तो आज का टॉपिक पिछले वाले टॉपिक का लिंक है। पिछले वाले टॉपिक में हमने डायरेक्ट एक्शन डे और भारत में कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता का चरम दौर देखा है। तो वो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सांप्रदायिकता, और उसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न है द्वि राष्ट्रवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो द्वि का मतलब डबल या डुअल नेशन थ्योरी इंग्लिश में। भास्कर, जहां भी प्रॉब्लम हो इंग्लिश में मुझे बता देना है। ठीक है, तो डबल नेशन थ्योरी या डुअल नेशन थ्योरी के फाउंडर जिन्ना माने जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। ठीक है, तो लेकिन मेंस में क्या लिखना है उस हिसाब से सबसे पहले हम ये समझाएंगे कि मीनिंग होता क्या है, कैसे पैदा हुआ। ठीक है, तो नाम से तो लग ही रहा है कि डबल है या डुअल है, दो होने चाहिए। तो दो कौन है? एक मेन टुकड़ा है और उस मेन टुकड़े से फिर एक दूसरा टुकड़ा यानी दूसरा पार्ट और तैयार होगा। पहले मेन पार्ट और उसके बाद दूसरा पार्ट। तो जो डबल बने हैं वो डबल अलग नहीं है, बल्कि एक बड़े टुकड़े से निकालकर एक छोटा टुकड़ा तैयार हुआ। ठीक है, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। तो डुअल नेशन थ्योरी का संबंध किससे हो गया? पाकिस्तान के निर्माण से हो गया। ये अगर भारत था रेड कलर में, तो जो पिंक कलर में है वो आज़ादी के समय पाकिस्तान का बनना था। और 1971 में ये वाला जो हिस्सा है वो बांग्लादेश के रूप में सामने आया। ठीक है, तो ज्योग्राफिकली तो ये है डुअल नेशन थ्योरी। और डुअल नेशन थ्योरी एक कारण का परिणाम नहीं मानी जा सकती। तो हमें मानना है कि डुअल नेशन थ्योरी क्या होती है? वह थ्योरी जो धर्म के आधार पर किसी दूसरे देश या नेशन के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करे, ये मानते हुए कि एक ही देश में दो कम्युनिटीज धर्म के आधार पर एक साथ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि उनके इंटरेस्ट इतने अलग हैं, डिफर हैं, कि साथ रहना या उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाना पॉसिबल नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे पति पत्नी तलाक ले लें ये कहते हुए कि हमारे बीच में कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है जिसको लेकर हम साथ रह सकें। ठीक है, तो डुअल नेशन थ्योरी का जो आधार है वो क्या था? धर्म विशेष था। कौन सा धर्म आधार बनाया गया? इस्लाम और हिंदुइज्म को आधार बनाया गया। इसमें कहा गया कि जो बड़ा हिस्सा है उसमें हिंदूज रहते हैं और दो छोटे छोटे जो हिस्से हैं आपके पिंक कलर वाले उसमें मुस्लिम रहते हैं और इनको बंटवारा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि जॉइंट फैमिली बंटवारा हो जाता है कि एक ही घर के दो हिस्से, तीन हिस्से कर दिए जाते हैं, यहाँ दो हिस्से होने हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत आज़ादी के दौरान या आज़ादी के मूवमेंट के दौरान कहीं ना कहीं उस पॉलिसी का परिणाम था जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, बांटो और राज करो की नीति का परिणाम है। ठीक है, जिसमें धर्म विशेष को बढ़ावा दिया गया। कहने का मतलब यह है
कि जब अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू की तो उसका रिजल्ट क्या था? डुअल नेशन थ्योरी। तो अल्टीमेटली इस थ्योरी के बैकग्राउंड में जो रूट कॉज है वो है बांटो राज करो की नीति, और उसने इसको फाइनली रिजल्ट दिया। ठीक है, लेकिन मैंने फिर कहा फॉर्मली इसके फाउंडर कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना है। 1940 में उन्होंने थ्योरी दी। ये लीग लिखना है यहाँ पर, ये लीग हो गया है लीग। तो मुस्लिम लीग का जो लाहौर समिट था, जहाँ वो चेयरमैन भी थे या प्रेसिडेंट थे, उसमें उन्होंने सेपरेट नेशन की मांग की थी। ये चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाई है। तो आप में से कुछ लोग नहीं थे तो थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लो इसे, कि ये जो डिमांड है वो जिन्ना ने जरूर दी है, मोहम्मद अली जिन्ना ने। जिन्ना के बारे में थोड़ा सा अगर आप जानना चाहो तो जान सकते हो। कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर भी थे, कुछ कुछ दिनों तक गांधी के सचिव का काम भी किया उन्होंने, और एडवोकेट थे बेसिकली, ब्रिटेन से वकालत पढ़कर आए थे। और वो आदमी था जो कभी ये कहता था कि हिंदू और मुसलमान भारत रूपी दुल्हन की दो सुंदर आंखें हैं, है ना, यानी एक ही बॉडी में दो आईज। इसका मतलब यहाँ आप ध्यान से देखो कि डुअल नेशन थ्योरी जब जिन्ना कांग्रेस में है 1910 के आसपास, है ना, तब तक डुअल नेशन थ्योरी नहीं थी। यानी 1910 से 20-30 तक डुअल नेशन थ्योरी कहीं दिखाई नहीं देती। तो डुअल नेशन थ्योरी 1930 के बाद डेवलप होती हुई दिखाई देगी। ये फैक्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे काम आएगा आपको भी इसी टॉपिक में, ये समझना पड़ेगा आपको। तो जो जन्मदाता है वो खुद कह रहा है कि हिंदू और मुस्लिम भारत रूपी दुल्हन की दो सुंदर आंखें हैं। इसका मतलब दो अलग अलग नहीं है, दो जरूरी आंखें हैं एक साथ। ठीक है, चलिए। तो 1940 के लीग के अधिवेशन में रिलीजन के बेसिस पर औपचारिक यानी फॉर्मल एक्सेप्टेंस मिल जाती है, और वो नेशन क्या बनता है? पाकिस्तान। याद रखना, जिस नेशन की मांग जिन्ना ने की है वो नेशन पाकिस्तान उन्होंने नहीं बोला था। पाकिस्तान तो चौधरी रहमत अली ने बोला था। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने नेशन की मांग तो की है, लेकिन उस नेशन का नाम पाकिस्तान होगा ये जिन्ना ने तय नहीं किया। इसके लिए पीछे चौधरी रहमत अली जिम्मेदार हैं, फजल उल हक जिम्मेदार हैं, सिकंदर हयात खान जिम्मेदार हैं। जिन्ना ने नाम नहीं लिया पाकिस्तान का। खैर, क्या इससे पहले कभी पाकिस्तान की मांग नहीं हुई या सेपरेट नेशन की मांग नहीं हुई? इसलिए मैंने अभी आपको चर्चा की थी। मैंने पहले ही कहा 1910 तक कोई मांग नहीं थी, या जिन्ना के कंटेक्स्ट में देखें और टोटल ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखें तो सबसे पहले डिमांड सेपरेट एरिया के रूप में किसने की थी? इकबाल ने की थी। लेकिन उन्होंने देश तब भी नहीं मांगा। उन्होंने क्या कहा था? भारत में जो मुस्लिम डोमिनेट एरियाज हैं उनको ऑटोनोमस स्टेट के रूप में बना दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि डुअल नेशन थ्योरी या पाकिस्तान की कंसेप्ट क्लियर नहीं थी 1940 से पहले। ये आपको लिखना ही है। ठीक है, कहीं भी फॉर्मलाइज नहीं किया गया था पाकिस्तान को या डुअल नेशन को, डबल नेशन, सेपरेशन को। चलिए, तो ये होगा डुअल नेशन थ्योरी का मीनिंग पूरा पूरा यहाँ तक। अब आप कारण देखेंगे। ठीक, तो जैसा मैंने कहा, अगर रूट कॉज देखना है, मूल कारण देखना है, तो अपने वैश्विक हित हैं जो अंग्रेज भारत के नेशनल मूवमेंट को कमजोर करके लाना चाहते थे। तो पहला रूट कॉज लिखेंगे, जो जड़ थी वो थी अंग्रेजों की पॉलिसी, जिसे उन्होंने कांग्रेस के गठन से ही
प्रमोट करना शुरू कर दिया था, और उसका डेवलपमेंट इस तौर पर हुआ कि वो सेपरेट नेशन बना, भारत पाकिस्तान के तौर पर। ठीक है यहाँ तक? तो ये समझाने की जरूरत नहीं है कि कैसे ब्रिटिश जिम्मेदार हैं भारत के बंटवारे के लिए, है ना? अगर प्रॉब्लम हो तो बताना, हम समझा देंगे, वैसे चर्चा कई बार हो चुकी है। तो पहला इंटरेस्ट कॉलोनियल इंटरेस्ट हो गया, ब्रिटेन के हित हो गए, अंग्रेजों के हित हो गए, क्योंकि बटा हुआ भारत उनकी ताकत थी, किसकी? ब्रिटिश की। खैर, दूसरा कारण हमें लिखना है ज्योग्राफिकल, भौगोलिक कारण भी है। भौगोलिक कारण क्यों है? तो माना जाता है, यहाँ से शुरुआत करें ज्योग्राफिकल रीजंस की, यहाँ से शुरुआत करेंगे आप, इतना यहाँ तक, है ना? ये आपके भौगोलिक कारण हैं, क्योंकि माना जाता है कि पश्चिमोत्तर भारत, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, है ना, जिसमें कौन कौन से इलाके थे, इंक्लूडिंग पेशावर, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और कश्मीर। तो काफी लंबे समय से इस इलाके में इस्लाम डोमिनेट करता था, मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेट करती थी, रेशियो ज़्यादा था उनका हिंदुओं की तुलना में, और उनकी सामाजिक और धार्मिक, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल क्या थी, सिमिलरिटीज थी। तो आज भी आपको लगता ही होगा ना कि अगर आपको किसी नई कॉलोनी में, किसी नए शहर में घर ढूंढना हो, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि उस कॉलोनी में मैक्सिमम लोग कौन रह रहे हैं। एक धर्म के लोग हैं, फिर धर्म के बाद देखेंगे जाति के लोग हैं कि नहीं है, तो आदमी वही रहना प्रेफर करता है। और जब वो रहने लगता है, तो एक दिन उस कॉलोनी का नाम उस कास्ट के बेसिस पर अम्बेडकर कॉलोनी नाम दे सकते हैं, है ना? या एक एरिया के लोग हैं तो टिहरी डेवलपमेंट कॉलोनी नाम दे सकते हैं। आप बात समझ रहे होंगे ना? तो जब इतनी सारी कॉमन चीजें होती हैं, तो ज्योग्राफिकल एरिया कैसा हो जाता है, सेपरेटली आइडेंटिफाई हो जाता है, पृथक रूप से पहचान लिया जाता है ना? तो माना गया कि यहाँ सब कुछ सिमिलर है, एक जैसा है, इससे एक देश बनाया जा सकता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आज़ादी से पहले ऐसा रहा, आप आज़ादी के बाद देखोगे पंजाब वाले रीजन में कुछ सिखों ने क्या मांगा, सेपरेट नखलिस्तान मांगा। नॉर्थ ईस्ट में रेशियल बेसिस पर वो लोग अपने आप को आज भी सेपरेट नेशन की मांग करते हैं। कहने का मतलब ये एक मेंटालिटी है कि जहाँ भी सोशल, रिलीजियस, कल्चरल सिमिलरिटीज होंगी, वहाँ के लोग अपने आप को दूसरे से अलग मानने लगेंगे एरिया के बेसिस पर। तो यहाँ भी ये रीजन नंबर 2 हो गया। नंबर 3 है कि जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट को, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने या गांधी ने जिस तरह से मुसलमानों को पैम्पर किया, पैम्पर का मतलब समझो यहाँ पर, जिस तरह से मुसलमानों को उन्होंने साथ लिया, वो बात कुछ हिंदूवादी संगठनों को अच्छी नहीं लगी। तो तीसरा रीजन यहाँ से शुरू होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ कट्टर हिंदूवादी संगठनों, दलों ने भी इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया, उन्होंने अपना पब्लिक बेस बढ़ाने की कोशिश की, जनता से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की, और ये स्पेसिफाई किया कि भारत में जो मुस्लिम हैं वो यहाँ के लोकलाइट्स नहीं हैं। और आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया भी था कि साइमन कमीशन से मिलेगा कौन, कई हिंदूवादी संगठन मिलेंगे। इवन गोलमेज सम्मेलन में भी एक रिप्रेजेंटेटिव किसका गया, हिंदूवादी संगठन का, महासभा का, हिंदू महासभा का गया। तो कहने का मतलब कुछ लोग हैं, बहुसंख्यक यानी मेजोरिटी के हिंदू जो हैं, उनमें से कुछ लोग हैं
जिसमें से एक नाम है गोलवलकर। आप जानते होंगे इनको, आरएसएस से जुड़े हुए रहे हैं, फाउंडर्स मेंबर हैं। इनकी किताब थी वी। तो जब उन्होंने वी लिखी तो सोचो उस वी में केवल कौन कौन शामिल था वी में, या उनके लिए वी का मतलब कौन है, केवल हिंदूज है। उनके लिए वी केवल हिंदूज हैं। तो इस देश में अगर हिंदू केवल वी हैं तो फिर दे कौन है? जाहिर सी बात है मुस्लिम ही दे होंगे। वे कौन है, वे या दे? तो उन्होंने मुस्लिमों को कहा कि ये बाहरी हैं, तो दे का मतलब बाहरी, आउटसाइडर्स। एबोरिजिनल्स कौन हो गए? हिंदूज हो गए। बाकी सब लोग बाहर से आए। तो अब जो लोग बाहर से आए क्या वो भारत में रहेंगे? उन्होंने कहा हाँ, वो चाहें तो रह सकते हैं, हम उन्हें रहने से मना नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें कहाँ रहना होगा? हमारे अंडर रहना होगा। ठीक। तो कुछ ऐसे संगठनों ने भी दो अलग अलग कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि अगर हम हिंदू हैं तो हमारे अलावा बाकी सब कौन है? बोला मुस्लिम है। सबका मतलब यहाँ पर एक बड़ी संख्या से था। तो इन दोनों में अंतर है, ये आउटसाइडर्स हैं और इनके अंडर में रहना होगा। यानी यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि सेपरेशन या सेपरेटिज्म, पृथकतावाद लागू किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा कुछ हिंदूवादी संगठन और ये मानते थे, इसी में अगला पॉइंट आपको देना है थर्ड में, कि जिस तरह से कांग्रेस मुसलमानों को, मैंने पहले ही कहा, पैम्पर कर रही है, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। आज भी कई लोग मानते हैं कि कांग्रेस क्या करती है, तुष्टीकरण की नीति चलाती है। तो तुष्टीकरण का मतलब आप समझते हैं ना, कि अल्पसंख्यकों को पुचकार कर रखना, उनको बता कर रखना कि तुम सेफ हो, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें सब कुछ मैनेज कर लेंगे, तुम्हारा भला हम चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें कुछ एडिशनल देने की कोशिश की जाती है, इसे तुष्टीकरण कहा जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति आज से नहीं है, आजादी से पहले की है। अब है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन आरोप तो लगता ही है उनके ऊपर। ठीक है। ये 3 नंबर हुआ, यहाँ से 4 नंबर शुरू होगा। फोर्थ कारण क्या है? आइडियोलॉजीज, जो कुछ मुस्लिम लीडर्स के दिमाग में आई, जो मैंने अभी आपको डिस्कस की थी। सबसे पहले मोहम्मद इकबाल या अल्लामा इकबाल की सोच थी, जो बाद में चौधरी रहमत अली ने उसे एक नाम दे दिया और जिन्ना ने उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज। तो टाइम हटा देना यहाँ से, टाइम शब्द गलत आ गया है। जिन्ना ने यथार्थ में बदल दिया। तो जिन्ना के समय में लिख सकते हो चाहो तो, टाइम की जगह यहाँ पर क्या लिखो? जिन्ना के समय में। ठीक है। तो वो कहानी मैंने आपको सुनाई है। अल्लामा इकबाल पहला ऐसा मुस्लिम व्यक्ति है जिसने कहा था कि जहां जहां मुस्लिम डोमिनेट एरियाज हैं उनको एक ऑटोनोमस स्टेट में कन्वर्ट कर दो। याद रखना, उन्होंने सेपरेट नेशन नहीं मांगा है, सेपरेट रीजन मांगा है। ठीक है। लेकिन बाद में रहमत अली, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था, उसने पाकिस्तान शब्द दिया भी, है ना। लेकिन उसके दिमाग में भी पूरा खाका, यानी जो डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, वो स्पष्ट नहीं है। तो 1932-33 के आसपास उसने शब्द बनाया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ। जैसा मैंने कहा, इन लोगों की सोच है, आइडियोलॉजी है। और जो जिन्ना कभी राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट हुआ करते थे, वो जिन्ना बाद में आकर सेपरिस्ट हो गए, पृथकतावादी हो गए। तो ये 4 रीजन है मेन। ठीक है। पांचवा रीजन इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये जानबूझकर नहीं किया गया। कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट को ताकतवर बनाने के लिए जो काम किए, उनमें से कुछ काम ने
सेपरेट नेशन को जन्म दिया। तो कांग्रेस ने नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए क्या किया, कुछ ऐसे स्टेप उठाए, जैसे पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया। याद हो आपको, खिलाफत आंदोलन की पहली शर्त क्या थी कि कांग्रेस सेपरेट इलेक्टोरल को स्वीकार कर रही है। इसका सीधा मतलब ये था, आप पढ़ भी चुके हैं वहां पर, कि भारत के मुसलमान नेशनल मूवमेंट में तभी सपोर्ट करेंगे जब उन्हें कोई लाभ होगा, है ना। ये आइडेंटिफाई कर दिया गया। फिर यही चीज कहाँ दिखाई गई, खिलाफत में भी देखी गई। खिलाफत में मुसलमान गांधी के साथ क्यों आए, कुछ मुस्लिम्स, क्योंकि गांधी ने खलीफा का समर्थन कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने उनका साथ लिया मुसलमानों का, उससे संदेश यही गया, ठीक है, कि मुसलमान बड़े लेवल पर कांग्रेस या राष्ट्र का समर्थन तभी करेंगे जब उनको कोई बेनिफिट हो। तो आगे चलकर क्या हुआ, मुसलमानों को लगने लगा कि आखिर हमें हमारा हित देखना है तो भारत के साथ क्यों देखें, हम सेपरेट क्यों नहीं देख सकते, है ना। ठीक वैसे ही ना, जैसे 1970 तक आप मूवीज में देखते होंगे ना, जो नेता लोग होते थे वो गुंडों का सहारा लेकर चुनाव जीतते थे, है ना। गुंडे उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन 1990 के दौर में क्या हुआ, अब गुंडे ही राजनेता बन गए। उन्हें लगा कि हम, हमारी मदद से अगर राजनेता जीत रहे हैं, पॉलिटिशियन जीत रहे हैं, तो क्यों हम ही क्यों ना बन जाएं, नेता बन जाएं। तो बस ये फर्क है कि जहां मुसलमानों को लग रहा है कि हमारा इंटरेस्ट ऐसे आएगा, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना अपने इंटरेस्ट को ही सेपरेट कर लें, ठीक है। ये पांचवा कारण हुआ आपका। और छठवां और इमीडिएट रीजन था 1940 के बाद की वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जहां लीग लगातार पॉलिटिकली फेल होती चली जा रही। मैंने आपको बताया था 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम को केवल कितना कितना वोट मिला, 4.8। लीग को अपनी औकात समझ में आ गई थी कि हम मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या केवल हमें 5% मुसलमान ही हमारे साथ खड़े हैं, ठीक है। और ये अच्छी चीज थी, ये चीज दिखाती है कि भारत का जो आम मुस्लिम था वो गांधी, कांग्रेस या पूरे देश के साथ था। उसे धर्म के आधार पर डाइवर्ट नहीं किया जा सकता था उस समय तक, तो कम से कम। तो लीग को लगा कि अब हमारा जनाधार, पब्लिक बेस कैसे बढ़ेगा। तो लीग ने यहाँ से कहना शुरू किया कि भारत में इस्लाम क्या है, खतरे में है। आज भी कोई भी कट्टर बनता है तो उसके लिए सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसे बताया जाता है कि तुम शहीद इसलिए हो जाओ क्योंकि तुम्हारा धर्म खतरे में है। हर धर्म में कट्टर लोग होते हैं और उन्हें यही लगता है कि उनका धर्म खतरे में है। और जब भारत में तो कहा ही जाता है, कहीं भी अगर किसी का धर्म खतरे में है तो फिर वो उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो लीग ने इसके बाद ही कहना शुरू किया कि इस्लाम खतरे में है और इस्लाम की सुरक्षा तभी संभव है जब वो अपना एक एरिया होगा, ठीक। तो उसके बाद भी लीग का प्रभाव, यहाँ फिर से लीग लिखना है यहाँ पर, लीग का इम्पैक्ट लगातार कैसा हुआ, कमजोर हुआ। जाहिर सी बात है, लीग को अपना अगर एग्जिस्टेंस बचाए रखना है तो उसे ऐसा बेस लेना पड़ेगा जहां हर मुसलमान या अधिकांश मुसलमान क्या हो, संवेदनशीलता, सेंसिटाइज हो जाए और लीग को समर्थन दे रहे। तो जैसा मैंने पहले ही कहा, किसी भी धर्म में आदमी कब सेंसिटाइज होता है सबसे ज्यादा, जब वो रिलीजन की बात करने लगता है। तो जब आप किसी मुस्लिम को या किसी भी धर्म के व्यक्ति को बोलोगे कि आपका धर्म खतरे में है, तो फिर वो बचाने के नाम पर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तब लीग ने कम्युनलिज्म को बेस बनाया और अपने पब्लिक बेस को बढ़ा भी दिया। यानी उनका ये जो ट्रिक थी वो काम कर गई यहाँ, ठीक है।
ये सब आपको डुअल नेशन थ्योरी के साथ रखना है, सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आगे पढ़ते हैं। अब ये है डुअल नेशन थ्योरी का कंप्लीट पार्ट। तो आप जानते हैं इसके बाद 1940 में लीग ने क्या कहा, हमें पाकिस्तान चाहिए। और फिर लीग ने, अगर आप लिखना चाहते हो एक पैराग्राफ और इसके बाद, तो आप उसे लिख लें। इसके बाद लीग ने 1940 में जो मांग की, उसकी प्राप्ति के लिए फिर उन्होंने हर प्रयास किया, यहाँ तक कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे जैसे हिंसात्मक तरीके का भी सहारा लिया। और हिंसा तब तक होती रही जब तक कि गांधी और अन्य लोग बंटवारे के लिए तैयार नहीं हो गए। लास्ट सेंटेंस लिख लिया। डुअल नेशन थ्योरी की डिमांड सबसे पीक पर कब दिखाई देती है, जब लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे बनाया और उसमें इतनी हिंसा हुई कि डुअल नेशन एग्जिस्टेंस में आ गया, यानी भारत का बंटवारा अनिवार्य हो गया। लिखी लाइन जो मैंने बोला लास्ट में, इसमें नहीं है वो। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन और बनता है, आप लोग भी समझ लीजिए उसे, क्योंकि कई जगह आप सुनते होंगे सामान्य चर्चाओं में कि गांधी ने देश का बंटवारा करवा दिया, नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के लिए बंटवारा करवा दिया देश का, है ना। तो आज आप समझ लीजिए कि बंटवारा वाकई जरूरी था और किसने करवा दिया। तो यही प्रश्न है कि क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था, पार्टीशन ऑफ इंडिया क्या नेसेसरी था कि नहीं, है ना। तो जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि ये नेहरू की देन है, कुछ लोग मानते हैं कि लोगों ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए देश का बंटवारा करा दिया, कई सारी चीजें, है ना। लेकिन जब आप मेंस में लिख रहे होंगे तब ध्यान रखेंगे इस चीज का कि ऐसा विषय है जिसमें पास्ट का एनालिसिस करना है, और जब हम पास्ट का एनालिसिस करते हैं तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही होना था। हमें क्या करना पड़ता है, दोनों संभावनाएं देखनी पड़ती हैं कि चांसेस थे और नहीं भी थे, मौका था और नहीं भी था। तो हम लिखेंगे इस विषय पर विद्वानों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग ये कहता है कि यह अनिवार्य था, ये तो होना ही था, और दूसरा कहता है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं था। दोनों के अपने अपने लॉजिक आपको देने हैं, सच क्या है वो बात की बात है, आपको अपने लॉजिक देखने हैं। जहां इसे डाला लिखा ना, इसे टाला लिखना है, ये गलत प्रिंट हो गया है ना। इसे टाला जा सकता है, ये लिखना है आप। तो पहले देखें कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अनिवार्य था, उनका ओपिनियन देखते हैं, यानी जो लोग समर्थन में हैं उनका ओपिनियन क्या है। तो उनका ओपिनियन पहला है, कहते हैं कि भारत में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो गई थी, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कि ये जरूरी हो गया था कि बंटवारा होकर रहे। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में इतनी पॉपुलेशन, इतना डिफरेंस मेन स्ट्रीम से, तो जो स्ट्रीम बात विपरीत थी, अपोजिट थी या हटके थी, उसे सेपरेट तो होना ही था। ठीक है, और एक दूसरे के इतने विरोधी हो गई थी कि साथ रहना संभव नहीं था। तो ये डिस्कस हम अभी करके आए ऊपर। ठीक है,
और ये जो खाचा है या ये जो सोच है वो कहाँ फिट बैठती है? जाहिर सी बात है, हिंदू और मुसलमानों पर। अब आप ये कह सकते हो यहाँ तो धर्म में सिख भी थे, बौद्ध भी थे, जैन भी थे, उन पर ये फिट क्यों नहीं बैठती? तो उसका सीधा सा जवाब ये है कि सिख, यहाँ लिखा भी है, बौद्ध जैन पर लागू इसलिए नहीं होती क्योंकि ये सभी हिंदू धर्म से ही निकले हुए हैं। सिख भी, जैन भी, बौद्ध भी, इसलिए बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। इसलिए ये कंसेप्ट केवल डिफरेंस वाली केवल किस पर लागू होगी? मुस्लिमों पर लागू होगी, इस्लाम पर लागू होगी। ठीक है। तो आप लिखेंगे कि जो वर्ग कहता है कि सेपरेशन जरूरी था, उसने सबसे पहले इन डिफरेंसेस को आधार बनाया और उन्होंने कहा कि ये डिफरेंसेस बाद में प्रमोट किए गए। गोलवलकर जैसे लोगों ने प्रमोट किए, जिन्ना ने प्रमोट किए, क्या प्रमोट किए, सॉरी, गोलवलकर जैसे लोगों ने प्रमोट किए, जिन्ना का नाम नहीं लेना है। उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया कि हिंदू स्थानीय हैं, मूल निवासी हैं। भारत के मूल निवासी एबोरिजिनल्स कौन हैं? हिंदूज हैं। और मुस्लिम कौन है? आउटसाइडर्स हैं। जो चर्चा मैंने अभी प्रीवियस की थी वही चर्चा फिर से आ गई, और ये बात हिस्टोरिकली प्रूव भी हो गई इस दौर में आकर कि मुस्लिम तो इन्वेडर्स थे और उन्होंने यहाँ आकर सब कुछ जीता है, तो उनका यहाँ कुछ भी नहीं था, है ना? तो सब कुछ किसका है? हिंदुओं का है। ऐसी कंडीशन में मुसलमानों का हिंदुओं के साथ या मुख्य धारा के लोगों के साथ सामंजस्य नहीं हो सकता। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, क्या बनना था? फिर तो एक पाकिस्तान या एक सेपरेट नेशन बनना ही था। और ये लोग उदाहरण बात का भी देते हैं कि आज़ादी के बाद भी ये अंतर बने रहे, इसलिए सिखों ने भी कोशिश की, भले ही उससे कोशिश सफल नहीं हो पाई क्योंकि सभी सिख साथ नहीं थे, लेकिन ये चीज़ प्रूव होती है कि एक धर्म में अगर एक एरिया में, एक देश में अगर एक धर्म संस्कृति के लोग एक एरिया में रहते हैं और जिस दिन उन्हें लगता है कि हम आज ताकतवर हैं, सक्षम हैं, हम बना सकते हैं, वो कोशिश जरूर करेंगे एक बार कि हम अपने धर्म के लोगों को एक साथ लेकर एक अलग देश बना लें। ये मानसिकता हमेशा रहती है। ठीक है। दूसरा, कुछ हिंदुवादी संगठनों ने यह भी दिखाया कि मुसलमान बाहरी हैं और उन्होंने हमारे ऊपर क्या किया है? राज किया है, हमें डोमिनेट किया है, हमें गुलाम बनाया है, इसलिए इनका हमारे साथ कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता। जैसे अंग्रेज हैं वैसे ही मुस्लिम हैं। ठीक है। तो जो लोग सपोर्ट करते हैं उनका कहना तो ये था। दूसरा सब ग्रुप ये कहता है कि लॉजिक देते हुए, और आपको भी मानना पड़ेगा कि अगर ऐसा होता तो 1940 से पहले पाकिस्तान की मांग क्यों नहीं हुई फिर? क्योंकि मुसलमान तो भारत में कितने सालों से थे? 800 सालों से रहे। 11वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में आ गए थे, 10th सेंचुरी में। तब फिर पाकिस्तान की मांग क्यों नहीं हुई? तो इस्लाम का प्रभुत्व, इस्लाम का राजा, इस्लाम की जनसंख्या सब कुछ थी, पाकिस्तान तो किसी ने नहीं मांगा उस समय। तो वो इस लॉजिक को खारिज कर देते हैं जो पहले वाले लोगों ने दिया कि ये गलत है। ठीक है। वो लोग तो ये भी कहते हैं कि 1940 से पहले तो पाकिस्तान की मांग कहीं थी ही नहीं, और अभी हमने भी कहा कि 1940 से पहले पाकिस्तान का कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था। तो अगर अंतर थे तो ये शुरुआत तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, यानी ये लॉजिक ठीक है। तो सच क्या है फिर? सच जो इन लोगों ने कहा और हम भी मानते हैं कि पाकिस्तान का जन्म बेसिकली उस समय की कंटेम्प्ररी कंडीशंस को देखना पड़ेगा। उस समय जो देश में चल रहा था वो जिम्मेदार है। वो कारण मैंने आपको ऊपर बताए हैं अभी, वो कारण मैं फिर से चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बस आपको केवल इंडिकेट किया गया है कि लीग का इम्पैक्ट कम हो रहा था, आपको मैंने अभी बताया। हिंदूवादी संगठन कुछ हैं जो जिम्मेदार हैं। कैबिनेट मिशन, अंग्रेजों के जो प्रयास थे वो विफल हो गए, वो भारत को एकजुट नहीं रख पाए।
कुछ अंग्रेज चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो जाए। तो आपको लिखना है, या ये लोग कहते हैं कि इमीडिएट कंडीशंस जिम्मेदार थी, कंटेम्प्रेरी कंडीशंस जिम्मेदार थी, इसलिए भारत का विभाजन हुआ। और सबसे बड़ी बुरी चीज थी वो थी, आपको लिखना है कि लीगल जिस तरह से डायरेक्ट एक्शन डे मनाकर लाखों लोगों को मारा, या लाखों लोगों का माइग्रेशन जब शुरू हुआ, तो उस समय यही था कि देश तभी बचेगा, कोई सा भी देश, जब वहाँ के लोग सुरक्षित होंगे। और जिस तरीके से हिंसा हो रही थी, वायलेंस हो रहा था डायरेक्ट एक्शन डे में, सांप्रदायिक दंगों में, सबने माना कि लोगों का बचना जरूरी है। और अगर हम जबरदस्ती आज रखे भी रहेंगे तो भी क्या होगा, कल नहीं तो परसों या कुछ समय बाद फिर से समस्या पैदा होगी। ठीक है, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर व्यवहारिक स्थितियों में सब लोग तैयार हुए कि देश का बंटवारा हो जाए। ठीक है, यही बात हमने आगे भी लिखी है कि 1935 तक पाकिस्तान का कोई आइडिया नहीं था किसी को भी, केवल एक दो थिंकर्स ने ही आइडिया दिया था, अल्लामा इकबाल और रहमत अली ने, जिसे कभी भी गंभीर रूप से स्वीकार नहीं किया गया था, है ना। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है जो हमने पहले भी कहा कि मुसलमानों को, एक वर्ग को ये लगता रहा कि उनके इंटरेस्ट दूसरों से अलग हैं, और उनको कांग्रेस ने भी बढ़ावा दिया, सरकार ने भी बढ़ावा दिया, तो ये जरूर हुआ, लेकिन इससे सेपरेशन की बात सामने नहीं आती, क्योंकि ये चीज़ तो सिखों को भी दी गई थी, उन्होंने तो बंटवारे की मांग नहीं की उस समय। ये सब चीज़ है, ठीक है। तो तत्कालीन परिस्थितियां जिम्मेदार हैं भारत के विभाजन के लिए, इसलिए विभाजन अनिवार्य था, इससे बचा नहीं जा सकता था। मीटिंग खत्म हो रही है, आप लोग फिर से क्लिक कर लें।